हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो ड्रामा मैं लेकर आई हूँ उसकी स्टोरी काफ़ी यूनिक होने वाली है। इस ड्रामा में हम देखेंगे कि कैसे एक हैंडसम सीईओ की एक्स गर्लफ्रेंड अचानक से उसकी लाइफ में आ टपकती है और उसकी वाइफ के दिमाग में उल्टे ख्याल डालती है। अब क्या वो अपनी गृहस्थी को संभाल पाएगा या फिर नहीं? तो ड्रामा स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ड्रामा के स्टार्टिंग में हम एक न्यूज़ चैनल पर न्यूज़ देखते हैं। बताया जा रहा था कि जैसा कि हम जानते हैं कि यंग फीमेल डांसर सुई चाइना वापस आ गई है और उसने आते सार ही अपने एक्स बॉयफ्रेंड चैन के साथ मीटिंग भी अरेंज करी है। दरअसल चैन हमारे ड्रामा का मेन लीड है और ये हुआ ग्रुप का सीईओ भी है। ये सुनते ही हमारी हीरोइन लिन काफ़ी ज़्यादा अजीब रिएक्ट करती है और अचानक से टीवी बंद करके कॉल लगाने लगी थी चैन को। दरअसल लिन चैन की वाइफ है और उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि सुए चाइना वापस आई है और उसने चैन से मीटिंग भी कर ली। अब लिन काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर हो जाती है और बार बार चैन को कॉल लगाती है, लेकिन चैन मीटिंग में होने के कारण कॉल कट कर रहा था। ये देख कर लिन को और भी बुरा लगता है और वो पास के सीन को याद करने लगती है जहाँ पर सुए उसके पास मीटिंग के लिए आई थी और उसने बताया कि वो प्रेग्नेंट है और उसके बच्चे का बाप और कोई नहीं चैन ही है। ये सुनते ही लिन के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो नम हो गई थी। सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर वो यही सब बातें सोचकर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थी और मिरर के सामने जाती है कि मुझे उससे अब कोई रिलेशन नहीं रखना, और वो अपने किसी लॉयर को कॉल करके कहती है कि मुझे डिवोर्स चाहिए, पेपर जल्दी ही तैयार कर दो। तभी नेक्स्ट सीन में हम चैन के ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर उसका सेक्रेटरी उसके पास कुरियर लेकर आ गया था। चैन ने जैसे ही उसे चेक किया उसके तो होश ही उड़ गए कि ये डिवोर्स पेपर्स हैं। अब वो घर आ चुका था जहाँ वो लिन के पास आकर पूछता है कि लिन, तुम ये क्या ड्रामा क्रिएट कर रही हो? मैं मीटिंग में बिजी था इसलिए कॉल पिक नहीं किया। तुम्हारे तो रोज के ड्रामे बढ़ते ही जा रहे हैं। तो लिन कहती है अब मुझे तुमसे कोई भी उम्मीद नहीं है और ना ही कोई एक्सपेक्टेशंस। मैं नहीं चाहती तुम मेरी कॉल उठाओ, मुझको टाइम दो, बस मैं तुमसे अब अलग होना चाहती हूँ। चैन कहता है तुम ये इसलिए कर रही हो ना क्योंकि मैंने तुम्हारी कॉल नहीं उठाई, या फिर इसलिए कि तुम जो न्यू ड्रेसेस लाई हो मैंने उन्हें रिव्यू नहीं किया, या फिर इसलिए कि जो तुमने खाना बनाया था मैंने उसकी तारीफ नहीं करी। लिन बोलती है तुम्हें ये सब मजाक लगता है ना? तुमने न्यूज़ तो सुनी ही होगी कि सुई वापस आ चुकी है और अब मैं तुम दोनों के बीच में और नहीं आना चाहती। मैं उस इंसान से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती जो कि मुझे दिल से अपनाना नहीं चाहता। तुम बस अपने काम में बिजी रहते हो, तुम्हें मेरे दुख दर्द तकलीफ का कुछ नहीं पता। तुम्हें अब सुई पर ध्यान देना चाहिए। चैन को गुस्सा आता है और वो लिन से कहता है कि तुमने मुझे समझ क्या रखा है? मैं एक वर्किंग मैन हूँ और मुझे काम पर जाना पड़ता है, लेकिन तुम्हारे अकॉर्डिंग तो मैं बस तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहूँ। तुम जो डिशेस बनाते हो उसकी तारीफ करता रहो, तुम्हारे लिए शॉपिंग करता रहो। ये सबसे लाइफ नहीं चलती, और जिस थर्ड पर्सन का तुम जिक्र कर रही हो उसकी वजह से हमारा रिलेशन खत्म नहीं हो रहा है। हमारा रिलेशन तुम्हारी इस उल्टी सोच से खत्म हो रहा है जो तुम मेरे बारे में सोचने लगी हो। लिन कहती है कि शादी से पहले तुम बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे, शादी के बाद से ही तुम्हें अचानक से इतना काम पड़ गया। तुम हर चीज़ को मुझसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो। इनफैक्ट तुम्हारी प्रायोरिटी लिस्ट में मेरा नंबर लास्ट पे है, और अब तुम्हें इस रिलेशन को ख़त्म होने में बिल्कुल भी दुख नहीं होना चाहिए। और मैंने तुम्हारा काम तो और भी आसान कर दिया सुई के पास जाने का, क्योंकि ना ही हमारे कोई बच्चे हैं और ना ही कोई प्रॉपर्टी का केस होगा। इसलिए तुम आसान से मेरी बात मान लो जो मैं कह रही हूँ, हमारा अलग होना ही सही होगा। तो जैन को गुस्सा आता है कि ठीक है, जैसे तुम चाहो मैं वैसा ही कर दूंगा। कल ही हम कोर्ट में चलेंगे मेरे लॉयर के पास। और वो जाते जाते वहाँ पर उन दोनों की पोर्ट्रेट जो पड़ी थी उसे किक करके जाता है। पीछे से लिन भी उस पर किक करती है और फिर से मिरर के पास जाकर अपने आप को देखती है कि मुझे अब यहाँ से अपनी लाइफ की न्यू शुरुआत करनी है। अब सुबह के समय लिन की आंख खुली तो उसके सर में काफ़ी पेन हो रहा था। वो किचन की तरफ जाती है पानी लेने के लिए, लेकिन तभी बीच रास्ते में कुछ सामान होने के कारण उसका पैर फंसता है और वो ज़मीन पर गिर जाती है। तभी उसका सर ज़मीन पर लगा और वो साथ के साथ बेहोश हो गई। कुछ टाइम बाद वहाँ पर चैन आता है और बोल रहा था कि लिन, क्या तुम रेडी हो? जब लिन का कोई रिप्लाई नहीं आता तो वो कहता है कि अब छुपने से कुछ भी नहीं होगा। मुझे पता ही था कि तुम रिग्रेट करोगी, लेकिन अब काफ़ी लेट हो चुका है, हमें जल्दी ही कोर्ट चलना है। लेकिन तभी उसकी नज़र लिन पर पड़ी और वो उसे देखते ही हैरान हो गया कि इसे ये क्या हुआ। वो उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं उठती, तो अब वो उसे हॉस्पिटल में ले आया था, जहाँ पर हम देखते हैं कि अब लिन को होश आया और वो काफ़ी अजीब सा रिएक्ट करती है और कह रही थी कि मुझे तो इस टाइम स्कूल में होना चाहिए था, मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, आज तो मेरा कॉम्पिटिशन है। कि तभी वहाँ पर चैन आ जाता है और पूछता है कि लिन, तुम्हें होश आ गया क्या? तुम ठीक हो? तो लिन बोलती है कि अंकल आप हैं कौन, क्या मैं आपको जानती हूँ? चैन को काफ़ी अजीब लगा कि अंकल? कौन अंकल? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, हमें आधा ही साल हुआ है अलग रहते हुए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम ये सब नाटक करने लगो, मुझे पहचानो ही ना। लिन बोलती है कि मैं आपकी वाइफ कैसे हो सकती हूँ, मैं तो 18 साल की एक सुंदर सी लड़की हूँ और तुम एक अंकल हो। चैन को काफ़ी अजीब लगता है कि बहुत हुआ तुम्हारा ये नाटक, मुझे पता ही था कि तुम मुझे डिवोर्स नहीं देना चाहती, इसलिए रिग्रेट कर रही हो। लिन बोलती है डिवोर्स?
नाटक, वाइफ, ये सब क्या चल रहा है? और अब चैन को बोलती है कि माना तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे जैसी सुंदर लड़की को फंसा लोगे। चैन उसके पास आकर कहते हैं कि इसमें मेरी गलती है कि अगर मैं स्मार्ट हूँ। लिन उसे बोलती है कि दूर रहो, लेकिन वो नहीं होता तो वो पिलो फाइट करने लगती है। और तो चैन कहता है कि ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और वो यहाँ से सीधा डॉक्टर के पास जाता है और पूछता है कि मेरी वाइफ के साथ क्या प्रॉब्लम हुई है डॉक्टर। तो डॉक्टर से बताते हैं कि सर पर काफ़ी गहरी चोट आने के कारण उन्हें शॉर्ट मेमोरी लॉस हो गया है और वो आपको भूल चुकी है। चैन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है कि ऐसा कैसे हो गया, इसका मतलब उसे पता ही नहीं कि मैं उसका हस्बैंड हूँ और हमारी शादी भी हुई थी। डॉक्टर कहता है एग्जैक्टली। तभी पीछे खड़ा हुआ असिस्टेंट बोल रहा था कि बॉस आपको तो उनसे डिवोर्स चाहिए ना, तो इससे अच्छा मौका क्या ही होगा, उन्हें तो कुछ याद भी नहीं है, डिवोर्स पेपर्स पर साइन करो और अपना रास्ता साफ करो। तो चैन कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, और साथ में ये भी कह रहा था कि नेक्स्ट बोनस तुम्हारा मैं कैंसिल करता हूँ। असिस्टेंट हैरान हो जाता है क्योंकि चैन को लिन से अलग होना ही नहीं था। अब हम लिन के पास देखते हैं, उसकी फ्रेंड आई हुई थी जिसका नाम है नान लिन से कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक हो और साथ में गिफ्ट भी लाई हुई थी। लिन उसे पहचान लेती है और बोलती है कि स्कूल की क्या हाल चाल है, मैं जल्दी ही स्कूल में आऊँगी। नान को हैरानी हुई कि स्कूल, और वो लिन से पूछती है कि तुम्हारी अभी एज क्या है। तो लिन कहती है 18 साल। क्या तुम हमारा स्लोगन भूल गई कि हमेशा सुंदर रहो और अच्छे लड़कों को फंसाते रहो। नान कहती है कि इसका मतलब ये अपनी याददाश्त खो चुकी है और वो उसे याद दिलाने की कोशिश करती है। तुम्हारी तो शादी हो चुकी है, वो भी 3 साल पहले। लिन को बोलती है कि ऐसा नहीं है, तुम भी पागलों जैसी बातें कर रही हो। तो अब नान उसे फोटो शो करती है जिसमें कि लिन चैन के साथ खड़ी हुई थी और वो उन दोनों की शादी की फोटो थी। लिन हैरान होते हुए बोलती है कि इसका मतलब वो अंकल सही कह रहा था, लेकिन तुमने मुझे रोका क्यों नहीं इस अंकल से शादी करने के लिए, मेरा बॉयफ्रेंड तो हुआन है ना। तो नान कहती है तुम्हारा वो एक्स बॉयफ्रेंड था, लेकिन शादी तो तुम्हारी चैन से ही हुई है और चैन काफ़ी हैंडसम है। लिन कहती है कि नहीं, ये हुआन जितना हैंडसम तो नहीं है। तो नान बोलती है कि मैं तुम्हें रोक भी कैसे सकती थी ना, तुम दोनों एक दूसरे के प्यार में जो पड़ गए थे, और जो लोग प्यार में पागल हो जाते हैं उन लोगों के बीच में नहीं आना चाहिए क्योंकि वो किसी की नहीं सुनते। लिन कहती है कि तुम्हें फिर भी मुझे समझाना चाहिए था, मैं इस अंकल जैसे लड़के से शादी तो ना करती एटलीस्ट, तुम्हें तो पता है ना मैं किससे शादी करना चाहती थी। तभी पीछे से चैन कहता है कि मुझे बताओ तुम्हें किससे शादी करनी थी। लिन घबरा जाती है और वहीं पर नान भी खड़ी होकर पहले चैन को हाई करती है और वो लिन से कहते हैं कि मैं भी काफ़ी लेट हो चुकी हूँ, मुझे भी चलना चाहिए। नान के यहाँ से जाने के बाद चैन लिन से कहता है कि डॉक्टर ने कहा तुम्हें सख्त रेस्ट की ज़रूरत है और डिस्चार्ज के बाद ही हम आगे की बात करेंगे। लिन कहती है कि मुझे अचानक से ये क्या हुआ। तो वो बताता है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। तो लिन रूडली वे में कहती है कि दिमाग में प्रॉब्लम तो तभी आ गई थी जब मैंने तुमसे शादी करने का डिसीजन लिया। चैन को बुरा लगा और वो कहता है कि जब तक तुम्हें डिस्चार्ज नहीं मिल जाता तब तक हम अपने डिवोर्स की बात नहीं करेंगे। लिन खुश हो गई कि क्या हम डिवोर्स लेना चाहते थे, क्या मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। चैन कहता है कि मुझे पता था कि तुम रिग्रेट करोगी। लिन कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तो इस बात से डर रही थी कि मुझे तुम्हारे साथ अच्छा बनने का एक्टिंग करना पड़ेगा। तुम नहीं जानते तुमने मेरे सर से कितना बड़ा बोझ उतार दिया है और तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। पहले बताते तो पहले ही साइन कर दी थी। बताओ कहाँ पर साइन करनी है। और डिस्चार्ज की अगर बात है तो डिस्चार्ज भी करवा लो। वो इतनी ज़्यादा खुश थी कि अपने स्ट्रेचर पर ही खड़ी हो जाती है। चैन बोलता है कि मुझे तो लगता है तुम्हारा दिमाग सच में खराब हो चुका है और ये टूट चुका है। लिन कहती है दोबारा कहना। तो चैन दोबारा कह देता है तो लिन को गुस्सा आया और वो फिर से उसके साथ पिलो फाइट करने लगती है। चैन उसे बोल रहा था कि नीचे आ जाओ तुम्हें चोट लग जाएगी, लेकिन वो नहीं सुनती। वो बार बार उसे पिलो से हिट करती है, लेकिन तभी सेक्रेटरी आकर चैन को बाहर ले जाता है कि बॉस ये सही तरीका नहीं है। आपको पता है कि हॉस्पिटल के बाद कितनी मीडिया आ चुकी है, अगर उनको इस सब के बारे में पता लगेगा तो हमारी रेपुटेशन का क्या होगा। और जैसा कि आप जानते हैं हमारी कंपनी एक न्यू ब्यूटी प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है और अगर मैम और आपके बारे में ऐसे रूमर्स बाहर फैलेंगे तो उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है और हमारी कंपनी को भी काफ़ी घाटा होगा। चैन कहता है कि बात तो तुम सही कह रहे हो और वो लिन से झूठ बोल देते हैं कि आज उसे काफ़ी इंपॉर्टेंट काम है, इसलिए वो डिवोर्स के बारे में आज बात नहीं कर सकता और आज मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, तुम्हारा बाहर जाना सही नहीं होगा। लेकिन तभी पीछे से स्ट्रेचर पर एक पेशेंट जाता है जो कह रहा था कि आज का मौसम तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बताया जा रहा है। ये सुनकर लिन उसे एक सरकास्टिक सी स्माइल देती है और चैन उसे इग्नोर करके यहाँ से चला जाता है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि लिन काफ़ी बोर हो रही थी और वो अपनी फ्रेंड का गिफ्ट चेक करती है तो उसमें ब्यूटी प्रोडक्ट्स थे जिन्हें यूज़ करके वो कहती है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। अब उसे नान की वीडियो कॉल भी आ जाती है जिससे पूछती है कि आप तुम ठीक हो। लिन कहती है कि मैं तो स्टार्टिंग से ही ठीक थी, पता नहीं मुझे यहाँ पर क्यों पकड़ रखा है। नान कहती है कोई बात नहीं, तुम्हें जल्दी ही डिस्चार्ज मिल जाएगा। क्या तुमने न्यूज़ सुनी। लिन कहती है कौन सी न्यूज़। तो नान से बोलती है तुम कैसे भूल सकती हो, तुम्हारे बॉयफ्रेंड और एक फेमस डांसर सुए के बीच की न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है और मुझे तो लगता है कि वो सब सच होने वाला है। लिन को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वो बोलती है कि कौन डांसर, तुम किसके बारे में बात कर रही हो। लेकिन तभी एक लड़की वहाँ पर अंदर आ जाती है और यही सुए हैं।
सुई लिन से पूछ रही थी कि क्या तुम ठीक हो। वहीं लिन उसकी तरफ वीडियो कॉल करती है और पूछती है कि नान क्या यही वो लड़की है। नान उसे देखते ही पहचान लेती है कि हाँ यही वो लड़की है, तुम इससे बात करो, मैं तुमसे बाद में बात करूँगी। कॉल कट होने के बाद सुई कहती है कि मैंने सुना तुम्हें शॉर्ट मेमोरी लॉस हो गया है, क्या तुम अब ठीक फील कर रही हो। लिन कहती है कि तुम वही लड़की हो ना जो मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में आ रही हो और हमारे रिलेशन को ख़राब कर रही हो। सुई को काफ़ी अजीब लगा कि पहले जब वो लिन से मिली थी और उसने अपने और चैन के बारे में उसे बताया तब वो काफ़ी ज़्यादा सैड फील कर रही थी और उसके फेस पर इनसिक्योरिटी और एंग्जाइटी साफ दिख रही थी। लेकिन आज उसका यह अलग ही रूप वो देख रही है और वो लिन से कह देती है कि तुम्हें जो समझना है वो समझो, मैं और चैन बचपन से दोस्त हैं। लिन कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं समझना, अपना फ़ोन आगे की तरफ करती है और बोलती है कि जल्दी स्कैन करके मुझे रुपये भेज दो। सुई बोलती है कि ये क्यों बोल रही हो। तो कहती है तुम चाहती हो ना मुझे जल्दी से डिवोर्स दे दूँ, तो तुम भी ये काम जल्दी करो। तो सुई मान जाती है और उसे 1 लाख युआन भेज देती है। जिस पर लिन बोलती है कि तुम एक फेमस डांसर हो तब भी तुम मुझे इतने कम रुपए दे रही हो। तो सुई पूछती है कि ठीक है तुम्हें बता दो तुम्हें कितने रुपए चाहिए। तो लिन डायरेक्टली कहती है कि अब से तुम मुझे रोज 1 लाख युआन दोगी। जिस पर सुई हामी भर के यहाँ से चली जाती है और लिन को इस चीज़ का कोई भी रिग्रेट नहीं था। अब नेक्स्ट सीन में हम नान को उसके पार्लर में देखते हैं जहाँ पर लिन भी पहुँच गई थी। नान तो उसे देखकर खुश हो गई कि तुम्हें डिस्चार्ज मिल गया। लिन कहती है कि मैं तो ठीक ही थी, बस मुझे वहाँ पर बांध कर रखा हुआ था, इसलिए मैं खुद ही वहाँ से आ गई। अब नान उसे बताती है कि आज हमारे क्लास की रीयूनियन पार्टी भी है और तुम भी मेरे साथ वहाँ चलने वाली हो। लिन कहती है कि ऑफ कोर्स, और वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी कि क्या हुआन भी वहाँ आने वाला है। नान कहती है कि हाँ बिल्कुल, चलो मैं तुम्हें पार्टी के लिए प्रिपेयर कर देती हूँ। वो दोनों रेडी होकर पार्टी में पहुँचे। दोनों ही काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहे थे कि तभी एक वेटर आकर उन्हें रोक देता है कि आज की थीम के अकॉर्डिंग आप दोनों को मास्क पहनना होगा, उससे पहले आप अंदर नहीं जा सकते। वो दोनों को मास्क शो करता है तो नान एक क्यूट सा मास्क ले लेती है और लिन भी। वो दोनों अंदर पहुंचे मास्क के साथ, जहां उन दोनों की नज़र हुआन को भी ढूंढ रही थी। नान को तो वो नहीं दिखता लेकिन लिन को दिख गया था। तो नान उसे बताती है कि क्या तुम्हें पता है कि आज हुआन एक बहुत ही फेमस डॉक्टर बन चुका है, और इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि आज भी ये सिंगल है। लिन तो ये सुनकर खुश हो गई थी कि अब उसके पास एक अच्छा मौका है हुआन को इम्प्रेस करने का, और वो जाने लगती है। लेकिन नान उसे रोक कर कहती है कि तुम ड्रिंक बिल्कुल भी मत करना। लेकिन लिन कहती है कि कोई बात नहीं, मैं थोड़ी सी ड्रिंक करूंगी, बस मुझे हुआन को ड्रिंक करवानी है ताकि वो मुझ में ही खो जाए। अब नान को तो पता था कि लिन को एक ड्रिंक का गिलास भी नशे में लाने के लिए काफ़ी है, लेकिन वो नान की नहीं सुनती और यहाँ से हुआन के पास चली जाती है। सीन शिफ्ट करते हैं चैन के ऑफिस की तरफ, जहाँ पर उसका सेक्रेटरी भाग कर आता है जो बताता है कि बॉस, मेरी वाइफ आपकी वाइफ को एक बार में लेकर गई है जहाँ पर उनकी क्लास की रीयूनियन पार्टी है, और मैंने सुना कि आपकी वाइफ का एक्स बॉयफ्रेंड हुआ भी वहाँ पर आने वाला है। ये सुनकर चैन को काफ़ी ज़्यादा जेलस फील होता है। यहाँ में पता लगा कि नान उसके सेक्रेटरी की ही वाइफ है। चैन कहता है कि तुम अपनी वाइफ को कंट्रोल में रखना चाहिए था ना। सेक्रेटरी बोल रहा था कि बॉस, अब काफ़ी लेट हो चुका है, आपको अपनी वाइफ को बचाने के लिए बार में चलना चाहिए। सीन वापस बार में शिफ्ट करते हैं जहाँ पर अब लिन हुआन के पास जाकर बैठ गई थी और बोलती है कि तुम तो आज भी उसी सेम पर्सन की तरह लग रहे हो जो मैं पहले मिला करती थी। हुआन पूछता है कि कौन सा सेम पर्सन, तो वो अपने हार्ट की तरफ इशारा करके कहती है कि बिल्कुल मेरे स्वीट हार्ट जैसा। ये सुनकर वो थोड़ा ब्लश करता है और सोच रहा था कि आखिर ये है कौन। अब लिन अपने प्लान के अकॉर्डिंग उसे ड्रिंक ऑफर करती है, लेकिन वो साफ मना करते हैं कि मैं ड्रिंक नहीं करता। और अब वो ड्रिंक वापस लिन पी लेती है और साथ में वो कह रहा था कि क्या तुम सीजी हो। सुनकर लिन को बुरा लगा और साथ में नशा भी चढ़ गया था कि मुझे एक इस लड़की के नाम से बुला रहा है। अब नशे में होने के कारण वो उसे बोलती है कि मैं अभी आती हूँ, और वो वॉशरूम की तरफ निकल गई थी। उसके जाने के बाद हुआन खुद से ही कहता है कि ये वो लड़की नहीं हो सकती, और वहीं लिन सीधे तरीके से चल भी नहीं पा रही थी और सामने से एक आदमी से टकरा जाती है, और उस आदमी ने भी सेम मास्क पहना हुआ था। और उसे हुआन समझकर कहती है कि तुम आज भी उतने ही स्मार्ट हो जितने की पहले थे, और उसकी बॉडी को टच करके कहती है कि तुम्हारी फिजिक भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मुझे किसी को कोई भी रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने तुमसे प्यार क्यों किया था। अब वो उसकी चेस्ट को प्रेस करके कहती है कि तुम्हारा तो ड्रेसिंग सेंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ये तुम पर काफ़ी सूट करता है। लेकिन तभी वो जिसे हुआन समझ रही थी वो कहता है क्या तुम सेटिस्फाई हुई, और उसकी आवाज़ पहचान लेती है कि ये तो चैन की आवाज़ है, और मास्क हटाती है तो पता लगता है कि ये तो सच में चैन ही है। और वो हैरान होते हुए पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, कर क्या रहे हो। तो चैन कहता है कि तुम क्या समझ रही थी कि मैं कौन हूँ, क्या तुम मुझे हुआन एक्सपेक्ट कर रही थी, और तुम अभी भी इसके बारे में सोच भी कैसे सकती हो, क्योंकि तुम तो मैरिड हो ना। तो लिन बोलती है कि अगर मैं मैरिड हूँ तो तुम भी तो मैरिड हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, किस लड़के से मिलने के लिए आए हो। चैन को तो बोलने ही नहीं दे रही थी। चैन कहता है तुमने ड्रिंक करी है ना। लिन कहती है कि हाँ थोड़ी सी।
तो चैन अब उसे बोलता है कि घर चलो, लेकिन लिन नहीं मानती और बोलती है कि मुझे और हैंडसम लोगों से मिलना है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन अब चैन गुस्से में उसे धकेल कर दीवार की तरफ करता है और काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ गया था। लिन कहती है तुम करना क्या चाहते हो, तुम्हें अच्छे से पता है हम दोनों के बीच में डिवोर्स की बात चल रही है, तो तुम्हारा अब मुझ पर कोई हक नहीं बनता। चैन बोलता है कि क्यों, क्या हुआ, मेरे इतने क्लोज आने पर तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही हो क्या। लिन उसे क्यूट सा स्लैप करते और पीछे करके कह रही थी कि तुम जो भी सोचो मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है, तुम पता नहीं खुद से कैसे बातें बना लेते हो। तो चैन उसे बताता है कि मेरी कंपनी का बहुत ही बड़ा प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, तो मैं भी तुम्हारे साथ डिवोर्स की बात नहीं करना चाहता, क्योंकि इसका गलत इम्पैक्ट मेरे उस प्रोडक्ट पर पड़ेगा और मेरी पूरी कंपनी को लॉस होगा। तो तुम भी मेरे साथ कुछ टाइम के लिए कोऑपरेट करो, इसकी कंपनसेशन के लिए मैं तुम्हें अपना पूरा बिला देने के लिए तैयार हूँ, और साथ में कुछ रुपए भी। और वह 10 मिलियन युआन की बात कर रहा था, जिस पर लिन कहती है कि पैसों की बात नहीं है, तो वो अपना अमाउंट बढ़ाता है 25 मिलियन तक। लेकिन तब भी वो नहीं मान रही थी, तो वो डायरेक्टली 50 मिलियन बोलता है, जिसे सुनकर लिन खुश हो जाती है और मान गई थी। चैन बोलता है तुम बस पैसों के पीछे और कुछ भी नहीं। इतना कहकर वो भी यहाँ से चला गया। अब लिन भी नान के पास जाने लगती है कि नान उसे रास्ते में ही मिल गई और बोलती है कि मैं तुम्हें काफ़ी टाइम से ढूंढ रही हूँ, तुम कहाँ थी और देखो मुझे क्या मिला। वो उसे पोस्ट कार्ड शो करती है कि क्या तुम्हें इसके बारे में याद है। लिन कहती है कि नहीं। वो बताती है कि तुमने इसे हाई स्कूल में लिखा था, हम दोनों ने अपने अपने प्लान्स इनमें लिखे थे, लेकिन मेरा वाला तो खो गया है, तुम्हारे वाला मुझे मिल गया। तो लिन उसे पढ़ने लगती है। उसमें लिखा कि हे लिन, तुम 26 ईयर्स की हो चुके हो और अभी भी क्या तुम उतनी ही सुंदर हो जितने की पहले थी। क्या आज भी लड़के तुम्हें अप्रोच करते हैं और जो तुम्हारे ड्रीम थे क्या तुमने उन्हें अचीव किया। अब लिन सोच में पड़ जाती है और साथ में उसमें ये भी लिखा था कि तुम उन लड़कियों की तरह तो नहीं बनी होगी ना जो अपने हस्बैंड के आगे पीछे घूमती रहती है हाउसवाइफ बनकर। लिन चुप कर जाती है और उसे आगे रीड नहीं करती। तब नान पूछती है कि तुम्हें अचानक से क्या हुआ। तो लिन अब पास का सीन याद करती है जहाँ पर नान और लिन साथ में खड़े थे। लिन ने कसम खाई थी कि वो एक फेमस व्लॉगर बनेगी और वही नान जो कि फेमस स्टाइलिस्ट बनने के साथ साथ ब्रांड भी लॉन्च करने की बात करती है। सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर लिन अभी भी सैड खड़ी थी और नान से कहती है कि हम दोनों को अपने ड्रीम्स पर काम करना चाहिए। अब हम नेक्स्ट डे लिन और नान को साथ में देखते हैं जहाँ वो नान के ही पार्लर पे बैठी हुई थी। नान पूछती है कि लिन क्या तुमने सच में इस बारे में सोच लिया है। लिन कहती है कि हाँ, मैं अब 18 साल की हूँ, अब मुझे फिर से अपने ड्रीम्स पर काम करना है। तो नान कहती है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या हम दोनों के हस्बैंड हमें इस चीज़ की परमिशन देंगे। लिन कह रही थी कि अगर हम अपने हस्बैंड का ही सोचते रहेंगे ना तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारी भी अपनी लाइफ है, हमारे अपने ड्रीम्स है, हमें उन्हें पूरा करने की विलिंगनेस होनी चाहिए। जिस पर नान इम्प्रेस हो जाती है और बोलती है कि हम इसे स्टार्ट कैसे करें। तो लिन कहती है कि तुम ब्यूटी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती हो ना, तो क्यों ना हम इन्हीं प्रोडक्ट से स्टार्ट करें। नान कहती है कि आइडिया तो बुरा नहीं है, मुझे भी एक मॉडल की ज़रूरत है, तो तुम ही मेरी मॉडल बन जाओ ताकि मैं एडवर्टाइजमेंट अच्छे से कर पाऊँ और हम इनके व्लॉग्स भी शेयर करेंगे। तो लिन को उसका ये आइडिया काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि नान ने अपना खुद का प्रोडक्ट लॉन्च करने की ठान ली थी जिसका नाम है ब्रोयर अभी। अब लिन सामने बैठी थी और नान उसकी रिकॉर्डिंग करती है। लिन उस प्रोडक्ट के बारे में सारी डिटेल एक एक करके बताती है और वो एक कॉम्बो प्रोडक्ट था। उन्होंने उस प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट कुछ इस तरीके से करी कि उसमें पैकेजिंग से लेकर यूसेज तक कुछ एक भी कमी नहीं मिल पाई और अब उसकी डिमांड बढ़ती जा रही थी। उन्होंने साथ में अपनी वेबसाइट का लिंक भी शेयर किया कि कहाँ से उस प्रोडक्ट को डायरेक्ट मंगाया जा सकता है। अब उनकी वीडियो कंप्लीट हो चुकी थी और चैन लिन से मिलने के लिए वहाँ आया। लिन उससे बात करने के लिए साइड में जाती है। चैन उसे बताता है कि कल मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है और तुम्हें मेरी एज अ पार्टनर बनकर वहाँ पर पहुँचना होगा। लिन पहले तो साफ मना करती है, लेकिन चैन उसे बोलता है कि हमारे बीच में 15 मिलियन युआन की बात हुई है, तो लिन को अब ना चाहते हुए मानना पड़ता है। अब नेक्स्ट डे देखते हैं जहाँ पर वो दोनों सीढ़ी से उतर रहे थे, जहाँ पर लिन तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। चैन उसे आराम से बोलता है कि आज कोई भी ट्रबल क्रिएट मत करना, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। लिन कहती है कि हाँ मुझे पता है, मुझे मत सिखाओ। वहाँ पर जो गेस्ट आए हुए थे वो उन दोनों को देखकर तारीफ करते हैं कि आपस में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, लेकिन तभी एक आदमी आगे आकर कहता है कि आपके बारे में जो रूमर्स फैल रहे हैं सुए को लेकर, क्या उसको लेकर आप कुछ नहीं कहना चाहेंगे। चैन उसे इग्नोर करके लिन के साथ आगे बढ़ता है। अब लिन नोटिस करती है कि सामने से सुए आ रही है अपने सेक्रेटरी के साथ और बोलती है कि तुमने इन्हें यहाँ पर बुलाया, तो यहाँ पर ट्रबल क्रिएट क्यों ना हो। तो चैन कहता है कि मेरी कंपनी की अगेंस्ट कंपनी है, तो मैं इन्हें यहाँ पर इन्वाइट क्यों करूँगा। तभी उसका सेक्रेटरी सामने आकर बोल रहा था कि मिस्टर चैन, आज वो ग्रुप के लिए इतना बड़ा दिन है और आपने हमें इन्वाइट ही नहीं किया। चैन बोलता है कि मैं भूल गया हूँगा, लेकिन मुझे काफ़ी खुशी है कि आप यहाँ पर आ गए। फिर बाद में सेक्रेटरी सुए के बारे में बताता है कि लास्ट डांस परफॉर्मेंस में इनकी लेग इंजर्ड हो गई थी और मिस्टर चैन ने पूछा तक नहीं कि आपको अपनी बचपन की दोस्त की याद तक नहीं आती। चैन कहता है कैसी बात नहीं है और वो चुप होकर खड़ा था। वहीं लिन मनी मन सोचती है कि हाँ
मेरे सामने ही चुप खड़ा है। मनी मन तो उसे काफ़ी केयर कर रहा होगा ना सुए की। वहीं सुए कहती है कि मेरी लेग अब पहले से ठीक है और वो चैन को बधाई देती है उसकी वो ग्रुप के इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस के लिए। चैन भी थैंक्स करता था। लिन को देखते देखते जेलसी फील तो होती है लेकिन वो ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करती। बाद में वो सुए के सेक्रेटरी से कहती है कि मुझे तो लगता है कि आपकी आंखें ख़राब हो चुकी है, आप ढंग से देख नहीं पा रहे हैं कि सुए यहाँ पर अपने पैरों पर चलकर आई है, उसे कोई भी इंजरी नहीं है और अगर होती भी तो वो ठीक हो चुकी है। आपको मैं एक अच्छा डॉक्टर रिकमेंड कर दूंगी। वही चैन बात टालने के लिए कहता है कि मेरी वाइफ को जरा मजाक करने की आदत है, इसकी बात का बुरा मत मानना। अब लिन क्लैप करती है और अपनी एक मेड को कह रही थी कि मैडम के लिए एक गेस्ट रूम तैयार करो, ये पार्टी ज़्यादा टाइम के लिए अटेंड नहीं कर पाएगी क्योंकि इनके अकॉर्डिंग इनके पैर में इंजरी है। अब चैन कहता है तुम इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रहे हो, सब हमें ही देख रहे हैं। तो लिन बोलती है कि मुझे ये पहले ही कर देना चाहिए था, इसलिए जो मैं कर रही हूँ वो सही है, तुम चुप होकर खड़े रहो। और वो सुए से कह रही थी कि मैम आप ढंग से खड़ी नहीं हो पा रही है ना, मेरा हस्बैंड आपको हेल्प कर देगा रूम तक पहुँचाने के लिए। और वो धक्का मारकर चैन को उसकी तरफ करती है और खुद यहाँ से चली जाती है। अब हम लिन को उसकी फ्रेंड्स के साथ देखते हैं जहाँ पर उसकी फ्रेंड्स बार बार लिन की स्किन की तारीफ कर रही थी कि तुम अपनी स्किन पर ऐसा क्या लगाती हो, कितना ग्लो आता है। अब लिन को आइडिया आया क्यों ना वो अपने प्रोडक्ट को ही प्रमोट कर दे और वो सबको पैरों का एक एक पैक दे देती है और साथ में बताती है कि ये स्किन के लिए काफ़ी यूज़फुल है। कि तभी वहाँ पर सुए आ जाती है और लिन से कह रही थी कि तुम भूल रही हो कि ये पार्टी प्रोडक्ट बेचने की नहीं है, यह तो हुआ ग्रुप की मेन पार्टी है और तुम्हें उस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इस प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट में। और ये चैन को बिल्कुल ही पसंद नहीं आएगा, अगर इस प्रोडक्ट में जरा सी भी कुछ कमी निकली तो उसे एम्बेरस होना पड़ेगा। जिस पर लिन खड़ी होकर कहती है कि तुम होती कौन हो मेरे इस प्रोडक्ट के बारे में भला बुरा बोलने वाली। और रही बात इस प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट की तो वो मेरी चॉइस है और ये पार्टी भी मेरी ही हस्बैंड की है, तो तुम होती कौन हो मुझे ये सब सिखाने वाली। तो सुए कहती है कि तुम गलत समझ रही हो, मेरा वो मतलब नहीं था। तभी वहाँ पर लिन की मदर इन लॉ आ जाती है, यानी कि चैन की मॉम। सुए उनको अच्छे से विश करती है और लिन को भी पता लगा कि ये चैन की मॉम है। वो उन्हें मदर इन लॉ कहकर कॉल करती है। तभी वो बोल रही थी कि मैंने सुना जो भी तुमने अभी कहा और मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड हुई। और वो बाकी के फ्रेंड्स को कह देती है कि तुम्हें मैं एक और रोया रवि का सेट देती हूँ लिन की तरफ से, और मैं चाहती हूँ कि तुम सभी लिन को सपोर्ट करो। ये देखकर सुए को अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो दोनों ही उसके अगेंस्ट बोल रहे थे। वो फिर से उसकी मॉम को समझाने लगती है कि मेरा वो मतलब नहीं था जो आप समझ रही है, लेकिन वो उसे चुप करा कर वापस से लिन के सपोर्ट में खड़ी थी। तभी चैन भी वहाँ आ जाता है जो सुए से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। सुए कहती है कि चैन देखो तो मैं लिन को जरा रिकॉल करने आई थी कि ये पार्टी किस चीज़ के लिए और वो उस पर ध्यान दें, लेकिन उसने मेरी बात का उल्टा मतलब निकाल लिया। अब चैन लिन की तरफ देखता है। लिन को लगा कि वो उसे डांटेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। चैन ने लिन को अपने क्लोज लाया और बोलता है कि मेरी वाइफ है, इसका जो मन करेगा कि वो करेगी और मैं भी इसे पूरा सपोर्ट करने वाला हूँ। लिन को काफ़ी अजीब लगा ये सुनकर और वो मन में कहती है कि जितना बुरा मैं चैन को मानती हूँ वो उतना बुरा भी नहीं है। और फिर चैन सुए से कह रहा था कि तुम्हें पार्टी में जाना चाहिए, यहाँ पर तुम्हारा कोई काम नहीं है। वहीं पर चैन की मॉम भी कह रही थी कि हम तीनों की अपनी पर्सनल बातें हैं, तुम्हें पार्टी में जाकर एंजॉय करना चाहिए। तो सुए माफ़ी मांग कर यहाँ से बाहर चली जाती है। पीछे से लिन और उसकी मदर इन लॉ काफ़ी इंजॉय करती है इस मोमेंट को। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर पार्टी अब खत्म हो चुकी थी और चैन की मॉम तो काफ़ी एक्साइटेड लगती है। वो सबको ड्रिंक ऑफर करती है और बोल रही थी कि आज की पार्टी काफ़ी सक्सेसफुली ख़त्म हो गई, अब हम इसे एक ड्रिंक पीकर एंजॉय करेंगे। जहाँ पर चैन घबराता है कि अगर लिन ने एक ड्रिंक का गिलास पी लिया तो वो तो टून हो जाएगी, इसलिए वो उसे पीने के लिए मना करता है और उसका गिलास खुद ही पी लेता है। ये देखकर उसकी मदर को अच्छा नहीं लगा कि तुम्हारा गिलास ये वाला है तो सन, तो जो मैं गिलास डॉटर इन लॉ के लिए बना रही हूँ उसे मत पियो। लेकिन लिन फिर से उस गिलास को पी लेता है, जिसे देखकर उसकी मॉम को फिर से गुस्सा आया कि तुम ये क्या हरकतें कर रहे हो, जब मैं बोल रही हूँ कि मैंने ये उसके लिए भरा है, उसे भी तो एंजॉय करना है ना। तब लिन खड़ी हो जाती है कि हाँ मदर इन लॉ आप सही कह रही है, मुझे भी एंजॉय करना है, और वो उस ड्रिंक को पी लेती है। और जब लिन ने ये ड्रिंक पी, चैन की मॉम तो काफ़ी ज़्यादा खुश लग रही थी। शायद ये उसकी कोई चाल भी हो सकती है उन दोनों को क्लोज लाने की। लिन ने जैसे ही उस ड्रिंक को पिया उसे नशा चढ़ने लगता है, और चैन तो पहले ही नशे में था क्योंकि उसने 4-5 गिलास पी लिए थे, और उसकी मॉम बीच में बैठकर सरकास्टिक से स्माइल देती रहती है। अब लिन कह रही थी कि मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा, मैं अपने रूम में रेस्ट के लिए जा रही हूँ। वहीं पीछे से चैन की मॉम चैन से कहती है कि शायद तुम्हें भी कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा, तुम्हें भी रूम में जाना चाहिए। चैन कहता है कि हाँ मॉम आप सही कह रही है, मैं भी काफ़ी थक गया हूँ, मैं भी रूम में जाता हूँ। जब वो भी रूम में गया, पीछे से चैन की मॉम कह रही थी कि अब बनी ना बात, अब इन दोनों को क्लोज आने से कोई नहीं रोक सकता, और मैं भी जल्दी ही अपने पोते या पोती को खिलाऊंगी।
और ये उसी की ही चाल थी उन दोनों को क्लोज लाने की। वो अपने ही ख्याल बुने जा रही थी क्योंकि की शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक उसने अपने पोते और पोती का चेहरा नहीं देखा था और अब शायद ये सपना पूरा हो सकता है। वही रूम की तरफ चैन और लिन को देखते हैं जहाँ वो दोनों ही टून थे। लिन तक खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। वहीं चैन बेड पर जाकर लेटता है और लिन कहती है कि मुझे जरा कपड़े चेंज करने हैं, लेकिन जैसे ही वो उठकर जाने लगी उसका पैर फिसलता है और वो चैन के ऊपर गिर जाती है। चैन उसे संभलने के लिए कह रहा था, लेकिन लिन वो काफ़ी अजीब सा फील और वो कह रही थी कि मैं काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ, क्या तुम मुझे कंफर्टेबल करोगे। चैन साफ इनकार करता है क्योंकि उसे लग रहा था कि लिन तो उसके लिए फील ही नहीं करती, तो अगर वो कोई भी कदम बढ़ाएगा वो गलत होगा। लिन बोलती है, क्या सच में तुम मुझे कंफर्टेबल नहीं करने वाले। चैन कहता है कि नहीं, तुम इसे खुद से हैंडल कर लो। लेकिन लिन तो अब उसके क्लोज आने लगती है, लेकिन चैन फिर भी कंट्रोल करता है और कह रहा था कि लिन तुम खुद को कंट्रोल करना अच्छे से जानते हो, तो अपने आप को खुद ही कंफर्टेबल कर लो। लिन कहती है, मैं करना तो चाहती हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा। वो चैन के क्लोज आती है लेकिन चैन फिर मना करता है। अब वो इतना क्लोज आ गई थी कि चैन पर उल्टी ही कर देती है। ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट मोमेंट था। चैन उसे कहता है कि लिन तुम ये क्या कर रही हो, और तभी वो बेहोश भी हो गई थी। सुबह के समय लिन की आंख खुली, वो सामने चैन को पाती है जो उसे ही घूर रहा था। लिन को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा। वो उसे धक्का मारकर बेड से उड़ाकर नीचे फेंक देती है। चैन कहता है, तुम ये क्या हरकतें कर रही हो, मैंने तुम्हारे साथ रात को कुछ भी गलत नहीं किया था, इसलिए गलत मत समझना। लिन कहती है, मैं गलत क्यों ना समझूं, रात को हम दोनों ड्रंक थे और अभी हम एक ही बेड पर है। मैं क्यों ना मानूं कि तुमने मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश नहीं करी, और तुम तो डिवोर्स चाहते भी नहीं हो ना, तो क्या पता तुमने फ़ायदा उठाया है मेरी बेहोशी का कि अगर मैं तुम्हें डिवोर्स दे ही ना पाऊँ। चैन कहता है, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना बंद करो, मैं अच्छे से जानता हूँ तुम मुझे डिवोर्स देना चाहती हो और मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी मना नहीं कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए जब तक तुम मुझे अपना नहीं लेती तब तक मैं भी तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। और एक बात और, पूरी रात तुम मुझ पर उल्टी ही करती रही और मैं उसे ही संभालता रहा, इसलिए उसकी थोड़ा रिस्पेक्ट करो कि मैंने कुछ नहीं किया। लिन अब चुप कर जाती है और नेक्स्ट सीन में उसे हम नान के साथ देखते हैं, जहाँ पर नान उसे अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रही थी कि उस वीडियो पर 10 मिलियन व्यूज़ क्रॉस हो चुके हैं और हमारा प्रोडक्ट टॉप पर जाने वाला है। ये सुनकर लिन तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है कि हमारी मेहनत आखिरकार रंग लाई। फिर नान नोटिस करती है कि लिन का मूड कुछ ऑफ है और वो पूछ रही थी कि जो मैंने कपड़े तुम्हें दिए थे तुमने तो वो चेंज कर लिए, आखिर तुम आई कहाँ से हो, क्या तुम रात को चैन के साथ थी, तुमने रात को क्या क्या किया। लिन कहती है, इतने आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और तुम जानती हो हमारा डिवोर्स होने वाला है। तो नान कहती है कि तुम्हारे हाव भाव से तो नहीं लग रहा कि तुम उसे डिवोर्स देने के मूड में हो। तो लिन कहती है कि शायद तुम सही कह रही हो, मुझे चैन उतना बुरा भी नहीं लगता जितना कि मैं उसे मानती थी। हो सकता है हमारा पास्ट कुछ सही नहीं रहा हो, लेकिन जब से मेरी याददाश्त खोई है तब से मैंने चैन में ऐसी कोई बुराई नहीं देखी जिससे कि मुझे उससे दूर भागना पड़े। वो तो मुझे पूरी तरह से वैल्यू देता है और प्रायोरिटी में भी मेरा नंबर सबसे पहले है। नान कहती है, क्या तुम्हें उसके लिए फीलिंग्स आ रही है। लिन कह रही थी, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है, लेकिन वो एक अच्छा इंसान है। वहीं पीछे की सीट पर हम चैन की मोम को बैठा हुआ देखते हैं जो वीडियो कॉल पर थी चैन के साथ ही, और उसे बताती है कि देखा मैंने कहा था कि डॉटर इन लो तुम्हें लेकर गलत नहीं सोचती, अब तो प्रूफ हो गया ना। चैन ने उनकी सारी बातें सुन ली थी और वो खुश हो गया था कि फाइनली उसने लिन का दिल जीत लिया है। भगवान ने उसे एक और मौका दिया है कि वो लिन के साथ अपनी आगे की जिंदगी देख सकता है। वो काफ़ी ज़्यादा खुश था और उसकी मोम भी उसे ऑल द बेस्ट करती है। ऐसे ही रात बीतती है और अगला दिन आता है जहाँ पर हम चैन को एक बुके के साथ देखते हैं। वो तो बिल्कुल एक ग्रूम की तरह रेडी हुआ था और वह सामने से बोलता है कि लिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझे दूसरा चांस दोगी। और वो इमोशनल भी लग रहा था, उसकी आंखें भरी हुई थी। वो दोबारा बोलता है कि लिन क्या तुम मेरी वाइफ बनोगी। और हम देखते हैं कि सामने लिन नहीं होती, उसका सेक्रेटरी होता है जो कह रहा था कि बॉस अगर आप इतने प्यार से ऑफर करते ना तो मैं ही आपसे शादी कर लेता। चैन कहता है, अपनी बकवास बंद करो, लिन को मेरी बात कहीं बुरी ना लग जाए। वो कहता है कि बॉस ऐसा कभी नहीं होगा, अगर मैं इतनी बात अपनी वाइफ को कह देता ना वो पहले दिन ही मुझसे पट जाती, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया, पूरे 2 साल लगे उसे पटाने में, आप तो पहले ही एक्सपर्ट लग रहे हैं। तो चैन कहता है कि अगर लिन यहाँ पर आएगी ना अपनी जुबान बंद रखना, एक वर्ड भी अपने मुंह से मत निकालना। वहीं सीन शिफ्ट करता है लिन की तरफ जो कहीं जा रही थी और उससे कॉल आ जाती है चैन की जो कह रहा था कि लिन मैंने तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज रखा है, हमारे ओल्ड प्लेस पर आ जाओ। अब ओल्ड प्लेस सुनकर लिन के सर में अचानक से पेन होने लगता है और एक एक करके उसे सारे फ्लैशबैक सीन याद आने लगे थे। इसका मतलब उसकी याददाश्त अब वापस आ चुकी थी और पहला सीन उसे याद आता है कि जब उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, वो हॉस्पिटल में थी, उसे निमोनिया बता दिया गया था, लेकिन चैन उसे ये बोलकर चला जाता है कि मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, वो अपने सेक्रेटरी को तुम्हारी दवाइयों के लिए भेज देगा। सेकंड बार जब चैन अपने किसी काम को कर रहा था तो लिन बार बार उसके क्लोज जाने की कोशिश करती है, लेकिन उस वक्त भी उसे चैन ने डांट दिया कि खुद तो तुम फ्री बैठी रहती हो, मुझे तो काम करने दो, हमारा घर कैसे चलेगा। लिन को तब काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा। फिर एक बार रात को जब लिन अकेली थी और बिजली गड़क रही थी
उससे काफ़ी डर लगता है। चैन का साथ उसे चाहिए था लेकिन वो वहाँ पर भी नहीं होता। उसे कॉल लगाने की काफ़ी ट्राई करती है, चैन कॉल पिक तक नहीं कर रहा था। इनको तब भी काफ़ी अकेला महसूस होता है। उसके पिछले 3 साल ऐसे ही अकेले बीते थे कि आखिरी साल में उसे पता लगा सुए के मुंह से कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। ये तो सुनते ही लिन नम रह गई, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी और उसने डिवोर्स लेने की ठान ली। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर लिन गुमसुम बैठी थी कि तभी चैन का कॉल उसे आया कि तुम कहाँ पर हो, अभी तक पहुँच क्यों नहीं रही हो। लिन कहती है तुम्हें जो भी बात कहनी है तुम कॉल पर कहो, मैं वहाँ पर नहीं आने वाली। चैन कहता है तुम कैसे बात कर रही हो, आज मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज़ रखा हूँ और तुम आ ही नहीं रही। लिन कहती है मुझे तुमसे कोई सरप्राइज़ नहीं चाहिए और अगर तुम सोच रहे हो कि मैं तुमसे शादी कर लूँगी तो तुम बहुत ही बड़ी गलतफहमी में हो। मैं तुम जैसे आदमी से शादी तो क्या साथ रहने तक की सोच नहीं सकती। तुम्हें क्या लगा कि मुझे कभी याद ही नहीं आएगा कि तुमने मेरे साथ क्या क्या किया है। वो अकेलापन जो मैंने फील किया है ना, मैं उसे कभी नहीं भूल सकती। मैंने हर चीज़ को अकेले फेस किया है। तुम्हारा होना और ना होना मेरी ज़िंदगी में एक बराबर है। तो तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं उन सबको भुलाकर तुम्हारे साथ ज़िंदगी की नई शुरुआत करूँगी। अब चैन समझ आता है और वो लिन से कह रहा था कि इसका मतलब तुम्हें सब कुछ याद आ गया। लिन कहती है सरप्राइज़ तुम मुझे क्या दोगे, मैं तुम्हें सरप्राइज़ देती हूँ। और वो कॉल कट करने के बाद चैन को प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स भेज देती है सुए की। ये देखकर चैन खुद भी हैरान था। वहीं पीछे से सुए आती है और चैन को हक करने की कोशिश करती है लेकिन चैन उसे दूर करता और बोल रहा था कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और उसे फ़ोन शो करके कहता है कि ये सब क्या है, क्या तुमने लिन से कहा कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। तुम्हारे ऐसे करने की हिम्मत भी कैसे हुई, तुमने हमारे बीच में दरार पाने की कोशिश करी है, इसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। सुई कह रही थी कि चैन मैंने ये सब तुम्हें पाने के लिए किया है, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं और मैं बचपन से तुम्हें चाहती हूँ और मैं लिन से काफ़ी अच्छी लड़की हूँ। चैन बोलता है कि मैंने तुम्हें काफ़ी पहले रिजेक्ट कर दिया था, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुमने लिन को कहा है। तुम्हारे ऐसे कहने की हिम्मत तक कैसे हुई। सुए उसका हाथ पकड़कर समझाने की कोशिश करती है कि चैन मेरी फीलिंग्स को समझो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरी बस एक गलती रही, मैंने अपने डांस को प्रायोरिटी दी और यहाँ से अब्रॉड चली गई, लेकिन वहाँ पर एक दिन ऐसा नहीं गया कि मैंने तुम्हें याद ना किया हो। चैन कहता है इन बातों का कोई मतलब नहीं बनता। लिन ने मुझसे नफरत करना स्टार्ट किया, वो भी सिर्फ तुम्हारे कारण, और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। अपनी शक्ल मुझे ज़िंदगी में कभी मत दिखाना। सुए बोल रही थी कि चैन हम दोनों साथ में पले बड़े हैं, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम जो भी बात कहते हो उसे करके दिखाते हो, और जब तुमने कह ही दिया है तो मेरा भी यहाँ पर रुकने का कोई मतलब नहीं बनता। मैं चाहूँगी कि लिन तुम्हें ज़िंदगी में अपना ले। इतना कहकर वो तो यहाँ से चले जाती है और चैन फिर फ्लैशबैक का सीन याद करता है कि वो हाथ में बुके लिए एक लड़की का इंतज़ार कर रहा था और वो लड़की और कोई नहीं सुए ही थी। इसका मतलब चैन सुए से प्यार करता था, लेकिन सुए अचानक से अब्रॉड चली गई अपनी डांस प्रैक्टिस के लिए और उसने कॉल पर उसे इन्फॉर्म किया और साथ में कहती है कि तुम मुझे सपोर्ट करोगे ना चैन। चैन कहता है कि हाँ मैं हर वक्त तुम्हें सपोर्ट करूँगा। इतना कहकर वो कॉल कट करता है, लेकिन उसे काफ़ी बुरा लग रहा था क्योंकि जिस लड़की से वो प्यार करता है वो उसे छोड़कर जा चुकी थी। तभी वहाँ पर लिन की एंट्री होती है। लिन भी अपने बॉयफ्रेंड को डांट कर कहती है कि आज हमने घूमने का प्लान किया था लेकिन तुम यहाँ पर नहीं आए। दरअसल वो हुआन से ही बात कर रही थी। वो बोलती है कि तुम हर बार ऐसे ही करते हो। वो काफ़ी गुस्से में आगे बढ़ती है और चैन को सामने पाती है, और यही मोमेंट था जब वो दोनों एक दूसरे को पहली बार देख रहे थे। चैन हाथ में बुके लिए लिन से अपना इंट्रोडक्शन करवाता है और लिन भी अपने बारे में उसे बता रही थी, और इसी से उन दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट हुई। अब सीन प्रेजेंट में आ जाता है। यहाँ पर 5 साल बीत चुके थे और चैन अपने सेक्रेटरी को एक एक डिटेल इकट्ठी करने के लिए कहता है लिन के बारे में, और वो ऐसा ही कर रहा था। मुझे बताता है कि लास्ट 1 महीने में उन्होंने कहाँ कहाँ कॉन्फ्रेंस करी, अपने कमर्शियल एड्स करे और साथ में एक ड्रामा भी लॉन्च किया अपने प्रोडक्ट के साथ। चैन को काफ़ी खुशी भी हो रही थी इन सब के बारे में सुनकर, लेकिन साथ में वो दुखी भी था कि लिन उसके साथ नहीं थी। और अब सेक्रेटरी बताता है कि मेरी वाइफ भी कल वापस आ रही है और मैंने सुना है कि वो ऑफलाइन कमर्शियल ऐड कर कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो क्या आप वहाँ पर जाना चाहेंगे। चैन कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन अब सेक्रेटरी से टिकट दिखाता है कि आप बताइए जाना है या नहीं। अब नेक्स्ट देखते हैं जहाँ पर लिन अपनी कमर्शियल कॉन्फ्रेंस के लिए आ चुकी थी। यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी हुई थी और वो डिसाइड करते हैं कि वो एक नंबर गेम खेलेंगे जहाँ पर वो आए हुए लोगों को हर एक नंबर इशू करेंगे और जिस नंबर को लिन अनाउंस करेगी उस नंबर वाला इंसान आगे आकर उस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकता है। इनफैक्ट लिन उसकी खुद हेल्प करने वाली है उस प्रोडक्ट को यूज़ करने में। ऐसे ही लिन एक नंबर अनाउंस करती है और कोइंसिडेंटली वो नंबर चैन का निकलता है। सेक्रेटरी उसे बोलता है कि बॉस आप नोटिस नहीं कर रहे हैं कि ये नंबर आपका ही है। दरअसल सेक्रेटरी ने तो वो सारे नंबर ले लिए थे और जो नंबर लिन ने अनाउंस किया वो चैन को वो चिपका देता है। चैन कहता है तुम्हारा बोनस मैं 3 गुना करता हूँ और खुशी खुशी लिन के पास जाता है। लिन ने जैसे ही चैन को नोटिस किया उसकी तो हंसी ही रुक गई थी।
क्योंकि वो भी लिन को काफ़ी मिस करती है लेकिन एक्सप्रेस नहीं करती। फिर वो अपने प्रोडक्ट की क्रीम हाथ में लेती है और चैन पर अप्लाई करने लगी। चैन चुपचाप उसके सामने खड़ा था और उसकी आइज़ में ही देख रहा था। लिन भी इमोशनल थी। चैन अचानक से लिन का हाथ पकड़ लेता है और लिन को काफ़ी अजीब फील होता है और वो उसे हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन चैन ऐसा नहीं करता और बोलता है कि लिन, मैंने इन सालों में तुम्हें काफ़ी मिस किया है। मैंने फ़ील किया कि अकेलापन क्या होता है, इसलिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। जो तुमने फ़ील किया था मैं उसे अच्छे से रियलाइज़ कर चुका हूँ। क्या तुम मुझे एक मौका नहीं देना चाहोगी? लिन चुप खड़ी थी तो चैन कहता है, मुझे पता ही था कि तुम मुझे मौका नहीं दोगी। मेरी गलती है कि मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ काम को प्रायोरिटी दी, अपने रिलेशन नहीं सुधार पाया, तुम्हें टाइम नहीं दे पाया। इनफैक्ट जब तुम्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी मैंने तुम्हें अकेला ही रखा। मैं इसी सज़ा के लायक हूँ और तुमने मेरा नाम बिल्कुल सही रखा है कि मैं एक नंबर का मॉन्स्टर हूँ। लेकिन इन दिनों मैंने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मिस किया है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लिन, और हमेशा करूँगा। लिन फिर भी यहाँ से जाने लगती है तो चैन उसकी कमर पकड़कर रोकता है कि बस 2 मिनट और मुझे तुम्हें ऐसे ही देखने दो, क्या पता इसके बाद मैं तुम्हें देख भी पाऊँ या नहीं। लिन इमोशनल हो रही थी और हम देखते हैं कि सुए भी फ़ोन में उनकी ये लाइव रिकॉर्डिंग देख पा रही थी और अब लिन ने चैन को माफ़ कर दिया था और आगे की लाइफ के लिए उसके साथ रहने के लिए मान गई थी। ये सब जब सुए ने देखा, वो भी अपनी डांस प्रैक्टिस कंटिन्यू रखती है और शायद एक्सेप्ट कर चुकी थी कि चैन की लाइफ में उसकी कोई भी जगह नहीं है। अब 1 साल बीतता है जहाँ पर चैन और लिन खुशी से रह रहे थे कि लिन से मिलने के लिए सुए घर पर पहुँचती है और कह रही थी कि मैं तुम्हें कुछ क्लियर करने के लिए आई हूँ। लिन बोलती है कि अब तुम्हें क्या बात करनी है, तो सुई से बता देती है कि जो भी मैंने तुम्हें बताया था प्रेगनेंसी के बारे में वो सब झूठ था, वो रिपोर्ट भी झूठी थी, बस मैं चैन को पाना चाहती थी, इसके लिए मैंने तुम्हें झूठ कहा ताकि तुम उसे डिवोर्स दे दो। लिन उसे हंसकर कहती है कि अब हमारी लाइफ काफ़ी आगे बढ़ चुकी है और तुम्हें भी आगे का देखना चाहिए और उसके लिए मैं तुम्हें ऑल द बेस्ट करती हूँ। और इसी क्यूट मोमेंट के साथ ये ड्रामा खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आपको इस ड्रामा की स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में अपने थॉट शेयर जरूर करना। मिलते हैं ऐसे ही और क्यूट रोमांटिक ड्रामा के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।